There is no God. What are the 5 best reasons why there is no God? There's no evidence of purpose or of divine intervention. The nation is, there is no God. क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसा सवाल आया है कि तुम कहां से आए हो? क्या तुमने कभी अपने आप से पूछा है? कभी ना कभी तो जरूर ये सवाल आया ही होगा। बेसिकली एक एथियस्ट का मानना होता है, एक एथियस्ट एक नास्तिक होता है जो खुदा में नहीं मानता। उसका मानना होता है यूनिवर्स का वजूद में आना ये अपने आप में था, मतलब यूनिवर्स सेल्फ क्रिएटेड है, बिना किसी पार्टिकल और बिना किसी मैटर के सेल्फ क्रिएटेड होकर एग्जिस्टेंस में आ जाता है, मतलब अपने आप यूनिवर्स बनकर आ जाता है एक एथियस्ट के मुताबिक। एक आसान शब्द में ये यूनिवर्स बना हुआ है बिना किसी चीज से एक एथियस्ट के लिए। एक एग्जांपल दूं तो अगर तुम्हें कोई चीज बनानी होगी, कोई इन्वेंशन करनी होगी, सो तुम्हें उन सारी मटेरियल और उन सारे पार्टिकल्स को कलेक्ट करना होगा उसे इन्वेंट करने के लिए। लेकिन यूनिवर्स का वजूद में आ जाना कुछ नहीं से कुछ बनकर, तो फिर ये कोई सेंस नहीं करता। You can get matter, you can get everything from nothing. Magnificent fact that it could all have come from nothing and built up from nothing into galaxies, into stars. That the universe always existed. That there's no need for a creation. It was always here. अगर एक एथियस्ट के लिए यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है सेल्फ क्रिएटेड होकर, तो फिर द क्वेश्चन इज क्यों ये यूनिवर्स सेल्फ क्रिएटेड हो गया? क्यों ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है बजाय कुछ नहीं से बनकर? क्या हमारे यूनिवर्स का कोई कॉज नहीं, कोई कारण नहीं? कोई कारण तो जरूर होगा जिससे ये यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया है, किसी चीज से लाया गया है। अगर कुछ भी शुरू होता है एग्जिस्ट में आने के लिए, वजूद में आने के लिए, तो फिर उसका एक कॉज है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, और ये कॉज इंसान की इमेजिनेशन से काफी बियॉन्ड है। कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इनके आंसर्स तुम्हें सिर्फ एक रिलीजन की बुक बता सकती है। हमारा क्रिएटर अपनी निशानियों से इंसानों को मैसेजेस देता रहा ताकि इंसान कॉन्शियस होकर सोचे अपने क्रिएटर के बारे में और उस इंसान का क्या पर्पस है इस अर्थ पर, उसका होना यहाँ पर। जैसे कि एक नाइट का डे में बदल जाना, ये एक तरह की साइन है फॉर द पीपल ऑफ नॉलेज। लेकिन ये तो कुछ लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल लोगों को हमेशा से चीजें नॉर्मल नजर आई है। हम सबका यकीन होता है एक क्रिएटर पर कि उसने हमें लाइफ दी और कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज को भी उसने एग्जिस्टेंस में लाया है। उसने अर्थ को बनाया जो कि इंसानों के लिए एक मैग्निफिसेंट सी प्लेस है जहाँ पर वो रहता, खाता और सोता भी है। ये सारी एक साइन है तुम्हारे क्रिएटर की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए जो अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हो उसकी निशानियों को देखने के लिए। A belief in God is not only unnecessary. That we don't need the hypothesis of God. Both of these positions, religion is not provided to us by revelation. Have problems with evolution as a concept. एक इंसान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, उसे हमेशा एक क्रिएटर की जरूरत है। आज हमें कई हाइपोथेसिस थियरीज से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा, जिसकी वजह से हम गॉडलेस बन चुके हैं। आज हमारे पास कोई मॉरल वैल्यूज नहीं और ना ही ये सारी चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है। शायद हम एक मशीन बन चुके हैं, एक आर्टिफिशियल मशीन। Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe in. The great mystery at the heart of the Big Bang is to explain how an entire fantastically enormous universe of space and energy can materialize out of nothing. स्टीफन हॉकिंग के लिए यूनिवर्स कोई चीज या फिर किसी एक अननोन फोर्स और अननोन एनर्जी से बना हुआ है, लेकिन वो कोई चीज और वो फोर्स और वो अननोन एनर्जी क्यों और कैसे क्रिएट हुई और वो क्यों एग्जिस्ट कर रही इन द फर्स्ट प्लेस। इस चीज को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और करती आ रही, तो ये प्रूफ होता है कुछ तो फंडामेंटल है जो इन सारी चीजों को सपोर्ट कर रही, और जो सपोर्ट कर रही है इस यूनिवर्स को, वो किसी भी चीज से नहीं बनी, ना ही उसकी कोई शुरुआत हुई है। जितनी भी फाइनाइट चीजें हैं जैसे कि यूनिवर्स, स्टार्स, बिग बैंग और मानव जाति, वो सब अल्टीमेटली किसी ऐसी चीज से क्रिएटेड हुई है जो खुद इनफाइनाइट है और सेल्फ सस्टेनिंग, जिसने इन सारी चीजों को सपोर्ट कर कर रखा हुआ है एग्जिस्टेंस में। इवन हर एक एटम यूनिवर्स का वर्शिप करता है उस क्रिएटर की, और वो कंट्रोल करता है हर एक एटम को। ये सारी चीजें प्रूफ करती है एक क्रिएटर का होना, एक प्रोविडेंस के बेसिस पर, कि वो हमें और हर एक एटम को कंट्रोल करता है, चाहे हम ये रियलाइज करें या ना करें। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व और मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस लगभग 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पर। सो ये एक आइडियल स्पीड है जो एक एटम को फॉर्म कर कर रखी है, नहीं तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है।
तो आखिर किसने इस एटम को एक आइडियल स्पीड दी है? क्यों ये अपने आइडियल स्पीड पर ही रोटेट हो रही बजाय कोई और स्पीड के? At some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. रिचर्ड डॉकिंस, जो एक नास्तिक है, एक एथियस्ट है, उसका कहना है कोई नहीं जानता ये सब कब शुरू हुआ और इन सब के पीछे कौन है, लेकिन हो सकता है पास्ट में कुछ इवेंट्स हुए होंगे इंसानों के ओरिजिन होने के लिए, जैसे कि हो सकता है बहुत पहले कहीं यूनिवर्स में एक सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई होगी, एक हाई लेवल टेक्नोलॉजी होगी जो डिजाइन की होगी ह्यूमंस को। यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस ये बताते हैं कि ह्यूमन की लाइफ सेल्फ एग्जिस्टेंस में बिल्कुल नहीं आई अपने आप, कहीं ना कहीं उसकी कोई शुरुआत हुई है, कोई एडवांस सिविलाइजेशन जो पहले रही होगी और उसने ही मानव जाति को वजूद में लाया होगा, लेकिन कोई वो एक इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं जिसे वो इंसान अपने लिए समझता है। वो कोई गॉड नहीं, वो कोई क्रिएटर नहीं। रिचर्ड डॉकिंस के लिए क्रिएटर होना इम्पॉसिबल है, लेकिन एलियंस का होना ये पॉसिबल है जिसने यूनिवर्स को बनाया है उसके लिए। रिचर्ड डॉकिंस एक एथियस्ट होने के बाद भी वो ये नहीं मानता कि इंसान की लाइफ अपने आप फॉर्म में आई। वो ये मानता है कहीं ना कहीं कोई एडवांस सिविलाइजेशन या फिर उसकी किसी ने शुरुआत की है, लेकिन उसका यकीन खुदा पर नहीं, उसका यकीन किसी गॉड पर नहीं। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब एक खुदा पर यकीन करने वाले इंसान को डिबेट करनी होती है एक पढ़े लिखे एथियस्ट से। एथियस्ट जो होते हैं वो एक नॉन बिलीवर की कैटेगरी में आते हैं, वो खुदा में नहीं मानते। एथियस्ट को डिबेट करनी होती है और वो रेडी हो जाता है डिबेट के लिए उस बिलीवर के साथ जो खुदा पर यकीन करता, लेकिन उस बिलीवर को डिबेट करने के लिए उसे एक पार्टिकुलर प्लेस पर जाना होता है जो काफी दूर होता उसके घर से, लेकिन वो अपने पैरों से चलकर जाता। फिर कुछ समय बाद वो बिलीवर एक नदी के पास पहुंचता है और फिर उसे नदी के उस पार जाना पड़ता उस एथियस्ट से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर कोई बोट नहीं होती जो उसे नदी के उस पार ले जाए। फिर वो बिलीवर अचानक से कुछ नोटिस करने लगता, वहां पर कुछ अजीब सी चीज होने लगती जिससे वो बिलीवर देख के हैरान हो जाता। आखिर क्या चीज है वो? कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबल कभी नहीं हो सकती है, लेकिन वो हुई। वहां पर अचानक से एक बोट आ जाती है अपने आप बनकर, बिना किसी चीज से, बिना किसी पार्टिकल के। ये कितनी अजीब बात है। फिर वो बिलीवर जो खुदा पर यकीन रखता है वो उस बोट पर बैठ जाता और नदी के उस पार चला जाता, और फिर फाइनली उस हादसे से कुछ समय बाद उस बिलीवर की मुलाकात होती है उस एथियस्ट से, उस अनबिलीवर से जो खुदा पर यकीन नहीं रखता। वो बिलीवर सबसे पहले अपनी उस स्ट्रेंज इवेंट को बताता है, उस बोट के बारे में, उस हादसे के बारे में जो कभी नहीं हो सकती। वो बताता है उस एथियस्ट को कि वहां पर एक बोट बनकर आ गई अपने आप, बिना किसी मैटर, बिना किसी पार्टिकल्स के। वो एथियस्ट उस बिलीवर पर हंसने लगता और कहता हंसकर, ऐसा तो करोड़ों सालों के बाद भी पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी भी चीज का क्रिएट हो जाना बिना किसी मैटर के, बिना किसी पार्टिकल्स के, और फिर ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे पास बनकर आ जाती है, ये पूरी तरह से नॉनसेंस है और इर्रेशनल, इलॉजिकल है, और ये साइंस के नियम से पूरी तरह खिलाफ जाता है। और वो एथियस्ट कहता है, मैं सिर्फ साइंस पर यकीन रखता हूँ, ना कि तुम्हारी फैंटेसीज पर। उस बिलीवर ने कहा, मैं भी तो तुम्हें वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज अपने आप बनकर नहीं आ सकती है, तो फिर तुम मुझे बताओ आखिर तुम्हारे लिए ये यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आ जाता है अपने आप बनकर, बिना किसी पार्टिकल्स के, बिना किसी मैटर के, और फिर अचानक से मर्ज हो जाता है सब कुछ। कैसे तुम इस चीज पर यकीन करते हो? और आगे उस बिलीवर ने कहा, मुझे साइंस पर यकीन है, इसीलिए मैं एक बिलीवर हूँ। शायद तुम्हारा यकीन नहीं है साइंस पर। उस एथियस्ट के पास कोई जवाब नहीं था, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। That life is made miserable on Earth by natural causes. Reflect, understand why we exist, understand where we came from. So where does life come from? What is it? Why are we here? What are we for? What is the meaning of life? ऐसे कई लॉजिकल रीजनिंग है एक क्रिएटर से रिलेटेड। एक एग्जांपल दूं तो साइंस को ये नहीं पता होता कि क्यों सारी चीजें एक ऑर्डर में हैं। द वे दे आर, दे डोंट नो अबाउट दैट, दे हैव नो क्लू फॉर दैट, नो आइडिया क्यों हमारा यूनिवर्स, क्यों हमारा कॉन्शियस एग्जिस्ट करता है
और कहां से इस कॉन्शियसनेस की शुरुआत हुई, क्यों ये यूनिवर्स, स्टार्स, मून और ये अर्थ क्रिएटेड किए गए। हो सकता है कोई एनर्जी हो, लेकिन तो फिर वो एनर्जी क्यों एग्जिस्ट कर रही, या फिर हम यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहे। अगर यूनिवर्स तुम्हारे लिए अपने आप क्रिएटेड हो जाता है तो फिर वो अपने आप क्रिएटेड क्यों हो जाता। शायद इस क्वेश्चन को कुछ लोग मीनिंगलेस कहेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस रेस्ट किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, और ये एक वैलिड क्वेश्चन है वैज्ञानिक के लिए, एक क्रिटिकल थिंकर्स के लिए। ये क्वेश्चंस जिसे क्रिटिकल थिंकर्स अपने लिए यूज करते हैं। साइंस क्यों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है कि क्यों ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, क्यों ये पेन और सफरिंग हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है। लॉजिकल और रेशनल तरीके से अगर सोचें, कोई कारण तो जरूर होगा हमारे यूनिवर्स के पीछे। अगर कुछ भी शुरू होता है एग्जिस्ट में आने के लिए तो फिर उसका एक कॉज है जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। नेचर के कुछ यूनिफॉर्म लॉस हैं जो इंडिकेट करती है कि कुछ भी और कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं आई है, कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ है जिससे बस सब कुछ अपने आप बनकर आ गया। सारी चीजें काफी प्रिसाइजली तरीके से क्रिएटेड की गई है, जिससे जाहिर होता है हर एक चीज के लिए एक सस्टेनिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से वो एक ब्यूटीफुल ऑर्डर में है बजाय कोलैप्सिंग होने के ऑर्डर में। The God who created them has to be outside of them. If he's limited by time, he's not God. The guy who created this computer is not in the computer. He's not running around in there changing the numbers on the screen, okay? The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in it, through it. He's unaffected by it. So that human beings became scientific because they expected law in nature, and they expected law in nature because they believed in a lawgiver. मान लो तुम एक प्रोफेशनल मॉड्यूलर डिजाइनर हो, जिसमें तुम एक स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हो और तुम एक कॉन्शियस प्रोजेक्ट पर काम करते हो। मतलब ये कि जिसकी तुम मॉडलिंग करते हो उसके पास कॉन्शियसनेस की पावर भी होगी। वो एक तरह से इंटेलेक्चुअल होगा जो सोच सकेगा, लेकिन तुम यहाँ पर उसका एक टेस्ट लेते हो ताकि वो तुम्हें ढूंढे, और जिसे तुम बनाते हो वो अपने बारे में काफी कुछ सोचे, जैसे कि वो कहाँ से आया है, क्यों आया और क्या मकसद हो सकता है उसकी लाइफ का। और अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होंगे तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए, जहाँ पर वो लॉजिकली तुम्हारे बारे में सोच सकेगा अपने कॉन्शियसनेस से, और वो तुम्हें एक्सेप्ट कर सके कि तुम उसके एक क्रिएटर हो। तो आखिर कौन से वो ऑप्शंस हैं? अब तुम एक क्रिएटर होने के नाते जो पहला ऑप्शन है कि वो तुम्हें देख सके, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगे क्योंकि ये एक टेस्ट है। अगर तुम उसके सामने अपने आप को रिवील कर दोगे तो फिर ये कोई टेस्ट नहीं होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। और लॉजिकली देखा जाए तो वो तुम्हें डिस्कवर या फिर देख नहीं सकता है क्योंकि तुम इन सारी चीजों से काफी बियॉन्ड हो। लेकिन अगर वो तुम्हें डिस्कवर नहीं कर सकता तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते हो। और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है जिसमें तुम उसे अपनी निशानियां दिखाते हो, अपने क्रिएशंस की, और मैसेजेस भेजते हो प्रॉफिट्स के जरिए, जिससे वो अपने इंटेलेक्ट को यूज कर तुम्हें ढूंढ सके, और उसकी लॉजिकल रीजनिंग जो तुमने उसे दी है उसका यूज कर कहीं ना कहीं उसे ये यकीन हो जाए तुम्हारी एग्जिस्टेंस का। और अगर उसके बाद भी वो तुम्हारी एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सेप्ट करता है सारे एविडेंसेस के होने के बाद भी, तो वो एक एरोगेंट इंसान है। That all our religions are not teaching the same thing. That human beings became scientific because they expected law in nature. Religion is, assumes the answers and asks the questions, and we क्या साइंस गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर सकती है? प्रूफ का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना एक फैक्ट और एक ट्रूथ को बाय एविडेंस आर्ग्यूमेंट के जरिए से। डिस्कवर डेफिनेशन का मतलब होता है जिसे ढूंढा जा सके, देखा जा सके इंसानी आंखों से किसी चीज के एग्जिस्टेंस को, और बाकी लोग भी उसे देखने के बाद विटनेस कर सके। अब जहाँ तक की बात आती है क्रिएटर को प्रूफ करने की, तो वो सिर्फ रीजनिंग एविडेंस और रेशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश कर प्रूफ किया जा सकता है। लेकिन साइंस कभी डिस्कवर नहीं कर सकती है क्रिएटर को अपनी आंखों से, और ना ही उसे कभी ढूंढ सकती है इस दुनिया में और ना ही यूनिवर्स के किसी कोने में। लेकिन अपने क्रिएटर के सिग्नेचर्स को डिस्कवर कर सकती है नेचर के कुछ हिस्सों में। साइंटिस्ट एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ कर सकती है एक क्रिएटर के एग्जिस्टेंस को। हमें उस क्रिएटर ने अपनी निशानियां दी हैं अपनी क्रिएशंस में, ताकि ह्यूमंस उसे एक्सेप्ट करे और यकीन रखे एक क्रिएटर में। हम हमारे क्रिएटर के नॉलेज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, ना ही ये समझ सकते हैं कि कैसे वो सोचता है। लेकिन ऐसे कई साइंटिस्ट जो समझना चाहते हैं एक क्रिएटर के माइंड को, लेकिन उन साइंटिस्ट का ब्रेन काफी लिमिटेड है। वो एनर्जी नहीं, वो कैपेबिलिटी नहीं इंसानों के पास जिससे वो सोच सके उस हद तक जहाँ पर उन्हें उनके क्रिएटर तक पहुँचा सके। आखिर क्यों यूनिवर्स में सारी चीजें परफेक्ट ऑर्डर में है? क्यों ये अपने पैटर्न को चेंज नहीं करता?
अपने पैटर्न को एक दूसरे पैटर्न में क्यों नहीं लेकर जाता। ऐसे कई सिग्नेचर्स हैं नेचर में जो साइंटिस्ट को मजबूर करती है सोचने पर कि इसके पीछे कोई एक सुपर पावर, एक इनफाइनाइट पावर है। एक अनक्रिएटेड पावर सिर्फ एक गॉड हो सकता है जिसे किसी ने क्रिएट नहीं किया, और वो क्रिएटर सारी चीजों का क्रिएटर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, एक क्रिएटर में मानना इंसानों के लिए ये एक नेचुरल सी चीज है। रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि अगर कोई गॉड है यूनिवर्स का तो उसके लिए एक बड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए। रिचर्ड डॉकिंस का कहना है कि अगर गॉड यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन है तो फिर किसने गॉड को क्रिएट किया। अगर तुम पूछते हो किसने क्रिएटर को क्रिएटेड किया, सो जो पहली बात आ जाती है यहाँ पर, हम उस क्रिएटर में नहीं मानते जो किसी से क्रिएटेड हुआ है। हम एक क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग की वर्शिप नहीं करते जो खुद किसी से क्रिएटेड हुआ है, क्योंकि ये एक नॉनसेंसिकल होगा उसमें मानना और उसकी वर्शिप करना, या फिर किसी भी क्रिएटेड चीज की वर्शिप करना। There has to be something above an intelligent designer. The God who created the universe, ladies and gentlemen, was not created. Your question, where did God come from, is assuming a limited God. And that's your problem. The God that I worship is not limited by time, space, or matter. I want to address the who designed the designer question, because it's the old schoolboy question, who created God? I'm actually very surprised to find it as a central argument in your book, because it assumes that God is created. And I'm not surprised, therefore, that you call the book The God Delusion, because created gods are by definition a delusion. हम जिस गॉड की वर्शिप करते हैं वो एक अनक्रिएटेड बीइंग है जो किसी से क्रिएट नहीं हुआ और वो अनक्रिएटेड है। स्टीफन हॉकिंग का मानना है यूनिवर्स बिना किसी चीज से बनकर आया है और इसे किसी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, मतलब किसी क्रिएटर की। ये सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस नेचुरली अराइज होकर आते हैं फिजिकल लॉ से। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जॉन लिनॉक्स का, जो एक बिलीवर है, जो खुदा पर यकीन रखते और एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन है। उनका कहना है सपोज ये यूनिवर्स रिप्लेस हो जाता है एक जेट इंजन से। अब जो यूनिवर्स है वो एक जेट इंजन है और सपोज हमें कहा जाता है इसकी एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो सर फ्रैंक विटल की इन्वेंशन थी। लेकिन क्या तुम मानोगे कि एयर इंजन एग्जिस्टेंस में आता है एक अनगाइडेड नेचुरल प्रोसेस से? बस कुछ फिजिक्स के लॉस होते हैं जो ऑटोमेटिकली अराइज होने लगते और एरोस्पेस का इंजन इन्वेंट हो जाता है। क्या तुम इस पर यकीन करोगे? नहीं करोगे, राइट? That God wrote one of their books. There are lots of different religions in the world, and I recognized that it was an accident of my birth. There is no reason to suppose that any religion, any religious book, any religious teacher has anything to say whatsoever about such questions as where the universe comes from, what life is all about, what life is for. एथियस्ट का मानना है साइंस और गॉड एक साथ बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हम जानते हैं साइंस एम्पेरिकल डाटा और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए एंशिएंट टाइम्स में माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, जो कि एक ऑब्जर्वेशन थी जब तक कोई दूसरी इन्वेंशन और ऑब्जर्वेशन नहीं आई। और इसी तरह ये भी माना जाता था हमारी यूनिवर्स एक स्टेबल और फिक्स्ड है जब तक कोई दूसरी ऑब्जर्वेशन नहीं लाया। जैसे कि आज हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही बजाय वो स्टेबल है। साइंस बहुत लिमिटेड है अपनी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन से। क्या सिर्फ साइंस ही है सच्चाई का रास्ता चीजों को ढूंढने और जानने के लिए? साइंस बस एक टूल है कुछ हद तक पहुंचने के लिए, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक। साइंस इंडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड होता है और लॉजिक डिडक्टिव रीजन पर बेस्ड होता। कई ऐसे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट किए जा चुके हैं ऑलरेडी जो प्रूफ करती है गॉड के एग्जिस्टेंस को, लेकिन एम्पेरिकली नहीं प्रूफ किया जा सकता एक क्रिएटर के एग्जिस्टेंस को, क्योंकि हम उसे नहीं देख सकते, ना ही डिस्कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सारी चीजों से लिमिटेड हैं। एथियस्ट लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो एम्पेरिकली चीजों को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे सुनकर, महसूस कर, देखकर, सूंघकर और छूकर। एक क्रिएटर कोई मैटर नहीं जिसे छुआ, देखा और फील किया जा सके। अगर गॉड अपने आप को रिवील कर दे सिर्फ एम्पेरिकल डाटा के लिए और तुम्हें प्रूफ हो सके कि तुम्हारा एक क्रिएटर है बजाय तुम उसे ढूंढो, तो सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाएगी। ना कोई पर्पस होगा, ना कोई टेस्ट होगा और सारे ह्यूमंस अपनी एक फ्रीडम ऑफ लाइफ जी रहे होते। किसी तरह का कोई सफरिंग नहीं होता और आज तक जितनी भी वॉर हुई इस अर्थ पर वो भी कभी नहीं हुई होती। लेकिन ये वॉर होना, लोगों का सफरिंग करना, ऐसी कई टेरिबल सिचुएशन से ये एक टेस्ट है उसके क्रिएटर की तरफ से।
हमें लॉजिकली एक क्रिएटर पर और अनसीन चीजों पर यकीन रखना है जो हमें पर्पस बताता है और मोरल वैल्यूज देता है। हमारा क्रिएटर हमसे चाहता है कि हम अनसीन चीजों पर बिलीव बनाए रखें। अनसीन चीजें मीन्स कि हमने खुदा को नहीं देखा लेकिन हम उस पर यकीन रखते हैं। हमें यकीन बनाए रखना है जैसे कि हेल, हेवन, एंजल और उन प्रॉफिट्स पर जिन्होंने मैसेजेस पहुंचाया लोगों तक। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमसे काफी बियॉन्ड है, लेकिन हमें उन सारी चीजों पर यकीन बनाए रखना है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। Hence, if God does not exist, we do not have a sound foundation for morality, which is my second contention. Religion deals with history, with poetry, with great literature, with ethics, with morals. He's agreeing with me when he said if God does not exist, everything is permissible. He's not saying that people can't be good. He's saying that the foundations of morality are removed, and Nietzsche predicted exactly the same thing. हम रिलीजियस इंसान एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन क्या हम अच्छे हो सकते हैं बिना एक क्रिएटर के, बिना भगवान के, बिना एक रिलीजन के? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इन द सेंस ऑफ आवर पर्सनल बिहेवियर, कि कैसे हम अपने पर्सनल बिहेवियर को मेंटेन रखते हैं, कंट्रोल करते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए। लेकिन क्या कोई फाउंडेशन या फिर कोई कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे पास एक अच्छा इंसान, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, अच्छे एट्रीब्यूट्स के साथ, बिना किसी क्रिएटर के, बिना किसी रिलीजन के? नहीं, राइट? तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं होगा जहाँ पर तुम दूसरों के लिए हेल्पफुल रहो। साइंस तुम्हें एथिक्स और मोरल वैल्यूज नहीं दे सकती है। उनके पास कोई मेथड नहीं ये डिसाइड करने के लिए कि एथिकल क्या है और मोरल वैल्यूज क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। अगर एक नास्तिक के लिए अच्छी और बुरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर एक नास्तिक कैसे डिफाइन कर सकता है अपने लिए कि अच्छाई और बुराई क्या है? एक एथियस्ट के लिए बुराई जैसी चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही मैटर करता है उनके लिए रोशनी और अंधेरा क्या है। हम इंसानों को एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमेशा से एक फाउंडेशन की जरूरत पड़ी है। हम बिना एक फाउंडेशन, बिना किसी पर्पस के एक अच्छा इंसान बन ही नहीं सकते। एक नास्तिक के पास कोई फाउंडेशन, कोई रीजन नहीं होता उसकी जिंदगी का, जिसकी वजह से अब होता भी यही है, वो जो भी चाहते वो वही कर रहे होते। अब वो चाहे उनके लिए इमोरल हो या मोरल हो। जो एजुकेटेड एथियस्ट होते हैं वो एलियंस पर यकीन रखते, ना कि किसी क्रिएटर पर, क्योंकि एजुकेटेड एथियस्ट का मानना है किसी भी क्रिएशन का एग्जिस्ट में होना, इसके पीछे एक एडवांस सिविलाइजेशन या फिर एलियंस का हाथ है जो अपने आप को रिवील नहीं कर रही। लेकिन वो क्रिएटर नहीं, लेकिन वो एक एलियन हो सकता है। It doesn't happen on a human time scale. Our ancestors' brains were naturally selected. There are things that I suppose will never be disproved, things like that the planets orbit the sun. That's never going to change. I don't think that the fact of evolution is ever going to be disproved. It's always going to be true that we are cousins of chimpanzees and of monkeys and of kangaroos. That at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now that is a possibility. लेकिन हमारे लिए अब ये क्वेश्चन है, आखिर वो एलियन कहाँ से आ जाता है एग्जिस्टेंस में? उन एलियंस की क्रिएशंस कैसे हुई? साइंटिस्ट एक क्रिएटर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो अलग अलग थियरी बनाते हैं, कभी एलियंस की या फिर कभी बंदर की या फिर किसी एडवांस सिविलाइजेशन जिसने ह्यूमंस को वजूद में लाया होगा। और हमारी जनरेशन को इन्हीं हाइपोथेसिस थियरी से ब्रेन वॉश की जा रही। हमें स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता कि इंसान पहले बंदर था ताकि हम गॉडलेस बन जाए पूरी तरह से और एलियंस पर यकीन करें अपने वजूद को लेकर, अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर। You develop a theory, you gather facts to support your theory. If you can't find any facts, you throw the theory away. Evolution would have been thrown away a long time ago, except they don't have a replacement theory. एक इंसान होने पर हम सब में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इस अर्थ पर क्यों हैं और क्या रीजन है, क्या वजह है और क्या वजह हो सकता है हमारी लाइफ का। अगर इसका कोई आंसर कर सकता है तो वो हमारा क्रिएटर है जिसने हमें बनाया। अगर कोई क्रिएटर है तो वही हमें बताएगा कि क्यों हम यहाँ पर हैं, हम क्यों क्रिएटेड किए गए। उसने अपनी कई निशानियां दिखाई है इंसानों को शुरू से लेकर ताकि वो उस पर यकीन कर सके। अगर तुम हर बड़े बड़े रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हो तो तुम्हें जरूर ये सारी चीजें मालूम हो जाएगी। जो चीज हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है कि हमारा क्रिएटर कौन है। हम सबका क्रिएटर एक ही है, द ओनली वन। विज्ञानी का मानना है अगर कोई क्रिएटर है इस यूनिवर्स के पीछे तो वो एक ही होगा। एक साथ दो गॉड तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन होगा अपने आप में।
और फिर कई क्वेश्चंस आएंगे जो आसानी से गलत साबित कर देंगे दो गॉड होने का एग्जिस्टेंस। यहाँ तक कि हर स्क्रिप्चर्स में तुम्हें यही लिखा हुआ मिलेगा कि गॉड एक ही है जो कि एब्सोल्यूट और इटर्नल है और उस पर ही सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, और ना ही वो किसी से क्रिएटेड हुआ है, ना ही उसका कोई बेटा और बेटी है, ना ही उसकी कोई मदर है। अगर मदर है तो फिर वो एक क्रिएटर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद क्रिएटेड हुआ है अपनी मदर से। अगर एक क्रिएटर के पेरेंट्स होंगे तो फिर रैशनली लॉजिकली उसके पेरेंट्स उससे सुपीरियर ही रहेंगे, उससे वो ऊंचे होंगे हर एक चीज में, जैसे कि पावर, और फिर यहाँ पर वो क्रिएटर लिमिटेड हो जाएगा इन सारी चीजों से, जिससे वो किसी भी एंगल से क्रिएटर भी नहीं हो सकता है। और इसी तरह अगर हमारे क्रिएटर के पास उसका कोई सन या डॉटर होगा तो वो उसके जैसे हो जाएंगे पावर और उन सारी चीजों में जो उस क्रिएटर के पास होगी, जबकि यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसके जैसी है। अगर तुम एक पिक्चर इमेजिन करते हो एक क्रिएटर की, तो वो भी क्रिएटर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटेड है इमेजिन करने में एक क्रिएटर को। अब क्योंकि वो तो एक इनफाइनाइट पावर है जो बियॉन्ड है, तो सीधी बात है हमारा इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। हमारे क्रिएटर ने हमें क्रिएटेड किया है बिना किसी चीज से, और वही सिर्फ वर्शिप के लिए बना है, और ना ही वो लिमिटेड है जितनी भी चीजों को उसने क्रिएटेड की है, मतलब वो जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकता है। और उसका एक बहुत सिंपल सा मैसेज है, हमारा एक क्रिएटर है और वही वर्शिप के लायक है, और उसने कई सारे प्रॉफिट्स भेजे, और उन प्रॉफिट्स का जो मैसेज था वो ये था कि तुम्हारा क्रिएटर एक ही है, तुम्हारा खुदा एक ही है। और उसने कई सारे प्रॉफिट्स भेजे मैसेजेस को पहुंचाने के लिए इंसानों तक, ताकि इंसान मैसेजेस को समझ सके, जान सके प्रॉफिट्स की मदद से। बेसिकली इंसानों के फेथ ब्लाइंड होते हैं, और कुछ लोगों के फेथ बाय चॉइस हैं, जो कि ब्लाइंड नहीं होते, इंटेलेक्चुअली चूज किए हुए फेथ होते हैं। लेकिन ब्लाइंड फेथ वो है जहाँ पर लोग इविल इंसान को अथॉरिटी देकर उसे अपना गुरु बना लेते हैं, जो कि काफी डेंजरस है। 80% लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को, इसीलिए क्रिश्चियंस में इतने सेक्ट्स हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स में भी। हमारे क्रिएटर ने हमें एक ब्रेन दिया है ताकि हम क्रिटिकली सोच सके और हम खुद ढूंढ सके सच्चाई को। बचपन से लेकर हमारा उन चीजों पर यकीन रहा जिस फेथ के लिए हमें प्रोग्राम किया गया। वो हमेशा एक ब्लाइंड फेथ ही होगा, क्योंकि उसमें हमारी कोई चॉइसेस नहीं होती है। बस हम प्रोग्राम्ड होते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, जो हमें बता रहे होते कि यही फेथ सही है, इसी बात को हमें हमारी लाइफ में फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम ब्लाइंड ओबीडियंस के शिकार बन जाते हैं। लेकिन तुम्हें खुद की चॉइस करनी है। खुद चॉइस करना यहाँ पर एक फैक्टर आता है, जो कि है तुम्हारी खुद की रिसर्च। खुद की रिसर्च करना सारी रिलीजियस की बुक्स पढ़कर, ये चीज तुम्हें एक अलग लेवल पर ले जाएगी। और जब बात आ जाती है साइंस की, साइंस गॉड के बारे में तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है, बस सिग्नेचर्स और एविडेंसेस को छोड़कर। साइंस को नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ, और ना ही कोई थियरी बनाना चाहते हैं इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस पर कि आखिर ह्यूमन बींग्स क्यों वजूद में आए, क्योंकि वैज्ञानिक का मानना है इसके लिए एक बड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, जो कि हमें साइंस के मुताबिक कभी नहीं मिल सकती है। ऑफ कोर्स एक क्रिएटर ऐसी चीज है जिसे एक बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। डार्विन को नहीं पता था द ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे शुरू हुई, इसीलिए उसने बंदर की कहानी बनाई, जो कि आज एक जोक बन चुका है मेनस्ट्रीम साइंस में। साइंस बंदर की कहानी को रिजेक्ट करती है। I don't think that the fact of evolution is ever going to be disproved. लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं जो साइंस को रेफरेंस करते हैं, जैसे कि साइंस हमें बताती है कि इंसान पहले बंदर था, जबकि ये उसका रेफरेंस होता है ना कि साइंस का, और वो उसे साइंस से जोड़ता है। रिचर्ड डॉकिंस, जो सबसे बड़ा एक एथियस्ट लीडर है, उसने कहा अपनी एक वीडियो में, इस यूनिवर्स के पीछे एक रैशनल माइंड है जिसने इन सारी चीजों को एग्जिस्टेंस में लाया है। Earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. जब न्यूटन ने डिस्कवर किया लॉ को, तो उसने ये नहीं कहा अब मेरे पास ये ग्रेविटी ऑफ लॉ है तो मुझे गॉड की जरूरत नहीं, जबकि साइंस इंसान को सोचने पर मजबूर करती है क्रिएटर पर यकीन रखने के लिए, ना कि उसे दूर लेकर जाती है। न्यूटन लिखते हैं प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो सबसे फेमस बुक है हिस्ट्री की, जहाँ पर वो अपने एक्सप्रेशंस को बयान करते हैं कि ह्यूमंस की थिंकिंग परसुएड करती है सोचने पर और उसे एक गॉड पर बिलीव रखने के लिए। फिजिक्स के लॉस एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये जेट इंजन काम करती है, लेकिन ये नहीं बताती कैसे ये एग्जिस्टेंस में आई है इन द फर्स्ट प्लेस। रिचर्ड डॉकिंस ने खुद कहा है अपनी एक वीडियो में, जबकि वो एक एथियस्ट है, कि हमें एक सिग्नेचर की डिटेल्स मिली है बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जो किसी एक डिजाइनर का है, मतलब एक क्रिएटर का, जिसने ह्यूमंस को एग्जिस्टेंस में लाया है। और रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि हम नहीं जानते ऐसी कई चीजों के बारे में जिसे अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं, और तब तक हम कुछ एक्सप्लेन नहीं दे सकते। That is a possibility and an intriguing possibility, and I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the detail
details of biochemistry, molecular biology, you might find a signature of some sort of designer. बड़े बड़े एथियस्ट लीडर का कहना है हमारे लिए गॉड एक अननेसेसरी है, मतलब भगवान की जरूरत नहीं हमें। एक इंसान का नजरिया होता है जबकि वो रियलिटी नहीं होती, बस वो हमेशा एक नजरिया ही रह जाता है। एक बार सोच के देखो, यूनिवर्स क्रिएटेड हुआ, फिर ह्यूमंस क्रिएटेड हुए अपने ब्रेन के साथ, और फिर साइंटिस्ट की स्टडीज क्रिएटेड हुई। मतलब सारी चीजें एक प्रोसेस में होकर दूसरे प्रोसेस की ओर आती गई। साइंटिस्ट की स्टडीज हमें दी गई है किताबों में, जो स्टडीज इंसानी दिमाग से क्रिएटेड हुआ है, और फिर यूनिवर्स भी किसी चीज से क्रिएटेड हुआ है। Our ancestors' brains were naturally selected. एथियस्ट साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा ब्रेन एक अनगाइडेड नेचुरल प्रोसेस से होकर आया हुआ है। मतलब हमारे ब्रेन को किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया वजूद में आने के लिए, बस वो अपने आप बनकर आ गया, और इसी तरह यूनिवर्स भी अपने आप बनकर आ गया एक अनगाइडेड प्रोसेस से होकर। मतलब सारी चीजें पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में अनगाइडेड होकर आई है। मतलब यूनिवर्स को किसी ने डायरेक्शन नहीं दिया बनने के लिए, बस अपने आप बनकर आ गई। अगर हम एथियस्ट के मुताबिक इस नॉनसेंस पर यकीन रखते हैं, तो फिर हम क्यों अनगाइडेड ब्रेन पर यकीन करें? क्यों हम अपने ब्रेन पर यकीन करें जो मिस डायरेक्शन से बना हुआ है, जिसे किसी ने गाइड नहीं किया बनने के लिए? और हम क्यों यकीन करें साइंटिस्ट की स्टडीज पर? क्योंकि साइंटिस्ट की स्टडीज हमारे मिस डायरेक्शन वाले दिमाग से बनकर आई है, हमारे अनगाइडेड ब्रेन से बनकर आई है। हम क्यों यकीन करें इस अनगाइडेड ब्रेन पर जिसने हमें कई साइंटिफिक स्टडीज दी है? क्योंकि वो भी तो एक अनगाइडेड प्रोसेस से होकर आई है। और हम क्यों यकीन करें जो मैथमेटिक्स और साइंस और वो सारी स्टडीज जो हमें पढ़ाई जाती, वो सारी यहाँ पर एक मिस डायरेक्शन वाले दिमाग से बनकर आई है? तो सीधी बात है वो गलत ही होगा। क्यों हम इस मैथमेटिक्स पर यकीन रखते हैं? क्यों हम फिजिक्स के लॉस को पढ़ते हैं, जबकि वो भी तो एक अनगाइडेड ब्रेन के प्रोसेस से होकर आया है? साइंस चीजों को लेकर लिमिटेड रही है, उनके पास कभी उतना सोर्स नहीं रहा जिस पर वो अपने क्रिएटर को डिस्कवर कर सके या फिर अनसीन चीजों को जान सके। लेकिन हम इंसानों को अनसीन चीजों पर यकीन रखना है। हॉकिंग का मानना है यूनिवर्स अपनी एग्जिस्टेंस को खुद लाती है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेल्फ रेफरेंस है स्टीफन हॉकिंग का, ना कि साइंस का। स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया ग्रेविटी कहाँ से आई? उसने जवाब में कहा लॉस क्रिएट नहीं होते और ना ही उनकी कोई कॉज होती है, मतलब वो आ जाते हैं। तो फिर द क्वेश्चन की क्यों वो आ जाते हैं? हम जब पैदा होते हैं हमारे अंदर एक गॉड कॉन्शियसनेस पहले से डेवलप हुआ होता है। हमारे अंदर एक डिजायर आती है कि सारी क्रिएशंस एक क्रिएटर से बिलोंग करती है। हम ह्यूमंस के पास हमेशा से डिजायर रहा है कि हम बिलोंग करते हैं क्रिएटर को। The God who created this universe is outside of the universe. He's above it, beyond it, in it, through it. He's unaffected by it. जो इंसान की सुप्रीम इंटेलेक्ट है वो ये मानती है कि माउंटेन, रिवर्स, गैलेक्सीज और ये स्टार्स ये सब किसी चीज से बने हुए हैं बजाय बिना किसी चीज के, और ये सारी चीजें एक क्रिएटर की है। अभी कई साइंटिफिक स्टडीज बाकी है जो शायद फ्यूचर में और एडवांस होगी, और फिर वो कहीं ना कहीं अनसीन चीजों पर यकीन रखेंगे। ऐसी कई चीजें भी हैं जिसे साइंटिस्ट तुम्हें कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती है, ना ही वो डिस्कवर कर सकती है, ना ही उस चीज को देख सकती है और फील कर सकती है। लेकिन मरने के बाद जरूर तुम देखोगे और फील करोगे, लेकिन इस दुनिया में तो बिल्कुल नहीं। Has pointed out that you can easily see the limits of science because it cannot answer the elementary questions of a child. Who am I? What is the purpose of my existence? Where am I going? साइंटिस्ट की स्टडीज अभी तक ये पता नहीं लगा पाई कि इंसान कहाँ से आया और क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या पर्पस है उसकी लाइफ का। साइंटिस्ट हमें पर्पस नहीं बता सकते, ना ही मोरल और एथिक्स के बारे में सिखा सकते। लेकिन आज भी हमें स्कूल में यही पढ़ाया जाता है। सारी चीजें नेचुरली अराइज होकर आई है एक नेचुरल सिलेक्शन से, जहाँ पर डार्विनियन की फिलोसॉफी को प्रोपोगेट किया जाता। मतलब हमारा यहाँ पर होना एक एक्सीडेंट है या फिर कह लो कोइंसिडेंस है। गॉड एक इनफाइनाइट बीइंग है जिसकी पावर इनफाइनाइट और इनएग्जॉस्टिबल है। ना ही उसके पास कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है किसी तरह से, ना ही कोई फॉर्म है उसका नेचर में। वो जेंडरलेस है, ना ही वो एक्सपीरियंस करता है टायर्डनेस को, ना ही वो सोता। अगर वो सो जाए बस एक मोमेंट के लिए तो फिर स्पेस में होने वाली सारी एग्जिस्टेंस डिसइंटीग्रेट होकर कोलैप्स हो जाएगी। Where did God come from is assuming a limited God. Created gods are by definition a delusion. कुछ लोग कई गॉड पर बिलीव रखते हैं। अगर अदर गॉड्स होने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो एक दूसरे से लिमिटेड हो जाएंगे, वो फिर फाइनाइट गॉड होंगे बजाय एक इनफाइनाइट गॉड होने के, और इसमें कई लॉजिकल एरर्स भी होंगे। ह्यूमंस को ये एरर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जहाँ पर वो फाइनाइट गॉड को एक इनफाइनाइट गॉड से मिक्स करते हैं, जबकि एक ही इनफाइनाइट गॉड हो सकता है सिर्फ, जहाँ पर सारी फाइनाइट चीजें और उसकी सारी क्रिएशन उससे सेपरेट है।
उसके जैसी बिल्कुल भी नहीं, और सारी क्रिएशंस उसकी है, सारी बनावट उसकी है, लेकिन हम उसकी क्रिएशंस को अपना क्रिएटर बना लेते हैं बजाय उस क्रिएटर में मानने के जिसने सारी चीजों को क्रिएट किया है। एथियस्ट पिछले कई सालों से कोशिश में लगे हुए हैं डिसअप्रूव करने में गॉड बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अभी तक कोई एक सक्सेसफुल आर्गुमेंट नहीं कर सका कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे लिए क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं यूनिवर्स का क्रिएट होना? क्या यूनिवर्स खुद क्रिएटेड हुआ है? क्या यूनिवर्स बिना किसी चीज से क्रिएटेड हुआ है? क्या यूनिवर्स किसी ऐसी चीज से क्रिएटेड हुआ है जो खुद क्रिएटेड हुआ हो किसी चीज से? क्या यूनिवर्स किसी ऐसी चीज से क्रिएटेड हुआ है जो खुद अनक्रिएटेड हो? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं इनमें से।